दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? मजे में है ना? चलिए ठीक है, मस्त बने रहिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। और जीएस के प्रश्नों में पढ़ने के साथ साथ हमारे पास एक टॉपिक उसमें और दिया है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स से संबंधित दो वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं, आज हमारा तीसरा वीडियो है। देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर्स पूछता है वह अन्य परीक्षाओं से अलग हट के पूछता है। आप देखे होंगे ज्यादातर एजुकेशनल होता है, और दूसरी चीजें जो टॉपिक दी गई है केवल सीमित टॉपिक है, 3-4 टॉपिक दी गई है, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिया गया है, खेल परिदृश्य दिया गया है, और साथ ही प्रमुख व्यक्तित्व और वैज्ञानिक उपलब्धियों की चर्चा भी की गई है हमारे सिलेबस में। तो करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड प्रश्नों को लेकर ही हम आए हैं, और यह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्द ही आपको दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी मिलने लगेगी, तो इससे आपको करंट अफेयर्स का जो भार है इकट्ठा पढ़ने का वो खत्म हो जाएगा। एक चीज और, करंट अफेयर्स सबसे आसान पोर्शन होता है, और करंट अफेयर्स के प्रश्न अक्सर गलत नहीं होते बशर्ते आपकी पहुंच वहां तक हो, क्योंकि उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर आपने एक बार भी पढ़ा हुआ है तो करंट अफेयर्स के प्रश्न कभी गलत नहीं होते। ठीक है ना? तो चलिए आज हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है? साथ ही अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का, वह है फरवरी 2025 में भारत टेक्स का आयोजन कहाँ होगा। फरवरी 2025 में भारत टेक्स का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑप्शन ए है कानपुर में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है गांधीनगर, और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो देखिए, भारत टेक्स क्या है? भारत टेक्सटाइल का एक बड़ा आयोजन है। ठीक है ना? किसका है? भारत टेक्सटाइल का एक बड़ा आयोजन है। ठीक है, और इसका जो आयोजन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, भारत टेक्स का जो आयोजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। और यह जो है भारत का टेक्सटाइल का सबसे बड़ा आयोजन है, इसे याद रखिएगा। और दुनिया भर के जैसे ग्लोबल टेक्सटाइल के जो संवर्धन परिषद के संवर्धन परिषदों के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका मुख्य आयोजन होगा। किसमें? नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका मुख्य आयोजन होगा। ठीक है ना? तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, बाकी बहुत वो नहीं है। फरवरी 2025 में भारत टेक्स का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? ठीक है ना? आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। तो देखिए, कोचरब ऑप्शन ए है साबरमती में, ऑप्शन बी है कच्छ में, ऑप्शन सी है गांधीनगर में, और ऑप्शन डी है अहमदाबाद में। तो बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो देखिए, कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने साबरमती में। ठीक है ना? तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए, कोचरब आश्रम क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। कोचरब आश्रम क्या है? तो देखिए, जब आपको पता है कि महात्मा गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे। ठीक है, 1915 में भारत लौटे गांधी जी। 1915 में गांधी जी गांधी जी भारत लौटे थे। ठीक है ना? भारत लौटे थे। अब यहाँ लौटने के बाद उन्होंने यहाँ की स्थितियों से निपटने के लिए एक सत्याग्रह आश्रम को जो है स्थापित करने का विचार किया। उस समय उनको आश्रम तो कहीं मिल नहीं रहा था। उनके एक मित्र थे जो उन्होंने उनके साथ बैरिस्टरी की पढ़ाई की थी, उनका नाम था जीवन लाल देसाई। क्या नाम था? जीवन लाल देसाई। ठीक है, तो जीवन लाल देसाई का एक घर था जो उन्होंने छुट्टियां बिताने के लिए उनका घर था, और इसी घर को जीवन लाल देसाई ने महात्मा गांधी को रहने के लिए दिया सबसे पहले। वह घर कहाँ था? वह अहमदाबाद के साबरमती एरिया के कोचरब क्षेत्र में था। किस स्थान पे था? कोचरब क्षेत्र में था। ठीक है ना? इस बात को याद रखिएगा। तो यही जो कोचरब क्षेत्र में था, यहाँ पे गांधी जी ने सबसे पहला अपना आश्रम बनाया, और इसे क्या कहा? इसे सत्याग्रह आश्रम नाम दिया। क्या नाम दिया? सत्याग्रह आश्रम नाम दिया। ठीक है ना? देखिए, ये जानकारी आपके लिए नई हो सकती है, बहुत लोगों के लिए नई है। ठीक है, तो कोचरब क्षेत्र में उन्होंने जो आश्रम बनाया सबसे पहले उसे सत्याग्रह आश्रम नाम दिया, और यह जो है आश्रम किसने दिया था? उनके मित्र जीवन लाल देसाई, यह भी बैरिस्टर थे, उनके साथ पढ़े लिखे थे। ठीक है ना? तो देखिए, कोचरब जो आश्रम था यह महात्मा गांधी का भारत में स्थापित पहला आश्रम था। महात्मा गांधी द्वारा भारत में स्थापित पहला आश्रम था। ठीक है ना? पहला आश्रम था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? और यह कब से कब तक रहा? यह जो है मई 1915 से लेकर के और जून 1917 तक
मई 1915 से लेकर के और जून 1917 तक, जून 1917 तक जो है 17 तक यहाँ गांधी जी रहा करते थे, बापू रहा करते थे। ठीक है, बाद में इस आश्रम को जून 1917 में कहाँ स्थापित किया गया? बाद में जून 1917 में इस आश्रम को साबरमती में स्थानांतरित कर दिया गया और इसे जो है साबरमती आश्रम के रूप में जाना जाने लगा। साबरमती में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, और हम सभी लोग अभी भी साबरमती आश्रम को जो है बापू के निवास के रूप में जानते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 1915 में गांधी जी वापस आए थे, मई 1915 में। ठीक है, और मई 1915 में इन्होंने क्या किया था? एक पहला आश्रम बनाया था, जीवन लाल देसाई जी का घर था और उसी में कोचरब क्षेत्र में इन्होंने अपना पहला आश्रम बनाया था, जिसे सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया उन्होंने, और यह महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया पहला आश्रम था। मई 1915 से जून 1915 तक वो यहाँ रहे और बाद में इसे साबरमती में स्थानांतरित कर दिया गया जून 1917 में। ठीक है ना, जून 1917 में इसे साबरमती में स्थानांतरित कर दिया गया और जो है तब से वो साबरमती आश्रम में रहने लगे। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि बापू से जुड़े जो भी क्षेत्र रहे हैं उनके विकास की एक योजना बनाई है और उसी में कोचरब क्षेत्र भी आता है। हालांकि यह गुजरात पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है इस समय वर्तमान में। इसे गुजरात विद्यापीठ द्वारा एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। किसके द्वारा? गुजरात विद्यापीठ के द्वारा। ठीक है, गुजरात विद्यापीठ के द्वारा इसे जो है गुजरात विद्यापीठ के द्वारा इसे एक स्मारक व पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। ठीक है, ये ज्यादा सही है, संरक्षित किया गया है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोचरब आश्रम का जो उद्घाटन किया वह साबरमती में किया है। ठीक है ना, एक चीज और याद रखिएगा, हाँ जो मैं कह रहा था कि जितने गांधी जी से जुड़े स्थल हैं उनको रिनोवेट किया जाएगा और उनको उनकी गरिमा के अनुसार उसका विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी से जुड़े सभी स्थलों का विकास करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो उसी तरह रिनोवेट होके कोचरब आश्रम भी तैयार हुआ है और उसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? आपको बताना है कि सितंबर 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है गुरुग्राम में, ऑप्शन सी है वियना में और ऑप्शन डी है पेरिस में। तो जल्दी बताइए आप कि सितंबर 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो देखिए सितंबर 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और नई दिल्ली में कहाँ पे? भारत मंडपम में किया गया है। ठीक है ना, भारत मंडपम में नई दिल्ली में सितंबर 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सितंबर 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। ठीक है ना, और उसके बाद जो है एक चीज और है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस कब स्थापित हुआ था? ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो ISA की स्थापना हुई थी 2015 में। ठीक है, किसने किया था? भारत व फ्रांस ने संयुक्त रूप से इसे स्थापित किया था। ठीक है ना, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा भारत में इसका मुख्यालय है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 का जो आयोजन हुआ वह नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना होती है वो 2015 में भारत व फ्रांस ने संयुक्त रूप से किया था और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है ना, वर्तमान में इसके जो करीब 104 या 5 सदस्य हो गए हैं, अस्थायी सदस्य हो गए हैं जिन्होंने ISA की सदस्यता ली है। मुझे जहां तक याद है 104 सदस्य अस्थायी हैं। ठीक है ना, 104 सदस्यों ने इसकी सदस्यता स्वीकार की है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो गया है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है देश का पहला
ठीक है, इस शब्द को पकड़िए। उसके बाद देश का पहला क्या हुआ है, पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र। ठीक है, तो देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है, तो ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र की शुरुआत कहाँ पे हुई है, जल्दी से अपने आंसर बताएं। तो देखिए, देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र की जो स्थापना हुई है वह कहाँ हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में मई 2024 में इसे चालू किया गया है। ठीक है, और यह लोअर दिबांग घाटी में है अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है ना, इस संयंत्र की स्थापना 3F ऑयल पाम के द्वारा की गई है। ठीक है ना, और इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, और कब किया था, 9 मार्च 2024 को। 9 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यह कहाँ स्थापित है, अरुणाचल प्रदेश में। यह देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र है। ठीक है, आपको पता है कि वर्तमान में जो पाम ऑयल है वह कितना उपयोगी है, सभी तेलों में लगभग पाम ऑयल की मिलावट हो गई है। तो भारत को अभी तक क्या करना पड़ता था, सारा आयात करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ भी प्रोसेसिंग संयंत्र की शुरुआत हो गई है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, यह भारत की पहली पाम ऑयल फैक्ट्री है। ठीक है ना, चलिए आज का पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, फरवरी 2025 में IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ प्रस्तावित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है वियना में, ऑप्शन सी है फरीदाबाद में और ऑप्शन डी है मुंबई में। तो बताइए, अब देखिए इसमें IIAS का क्या मतलब है। IIAS का मतलब है, पहले इसको बता देता हूं ताकि इससे आपको आंसर खोजने में आसानी होगी। IIAS का फुल फॉर्म क्या है, देखिए IIAS का मतलब है इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। ठीक है, यह जो है ब्रुसेल्स की एक संस्था है। कहाँ की है, ब्रुसेल्स की। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा है DARPG। DARPG का मतलब क्या है, DARPG यह भारत की संस्था है और इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस। ग्रीवांसेस। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यह क्या है, यह भारत, देखिए दो चीजें, प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग। प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग, और यह है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। ठीक है, मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान या ब्रुसेल्स की संस्था है। इन दोनों के सहयोग से एक इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वह कहाँ प्रस्तावित है, तो देखिए वह प्रस्तावित है नई दिल्ली में। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ प्रस्तावित है, तो यह प्रस्तावित है नई दिल्ली में। ठीक है, और इसकी जो थीम है, देखिए नई दिल्ली में कहाँ, यह 10 से 14 फरवरी के बीच में होगा। और नई दिल्ली में कहाँ होगा, वहीं भारत मंडपम में। कहाँ होगा, नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इस सम्मेलन की थीम है, सम्मेलन की थीम भी जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी थीम पूछ लेता है। अगली पीढ़ी के, क्या है, अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों का सशक्त बनाना, नागरिकों को सशक्त बनाना, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम बिंदु तक पहुंचना, अंतिम बिंदु तक पहुंचना। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसकी थीम क्या थी, अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम बिंदु तक पहुंचना। ठीक है, यह इसकी थीम है, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना को किसने पहली हाइड्रोजन बस सौंपा है। आपको बताना है कि हाल ही में
भारतीय सेना को जो पहला हाइड्रोजन बस मिला है वह किसने दिया है? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑप्शन डी है भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान। किसके द्वारा हाल ही में भारतीय सेना को पहली हाइड्रोजन बस सौंपी गई है? और यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण में भी आती है। ठीक है ना, जल्दी से बताएं किसने सौंपा है? तो देखिए, भारतीय सेना को पहली हाइड्रोजन बस जो मिली है वो किसकी तरफ से मिली है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से मिली है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारतीय सेना को पहली हाइड्रोजन बस किसके द्वारा मिली है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा मिली है। ठीक है ना, और यह जो बस भारतीय सेना को मिली है, अगर इसमें 30 किलोग्राम हाइड्रोजन ईंधन डाल दिया जाए, कितना? 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम हाइड्रोजन ईंधन डालने के बाद यह 250 से 300 किलोमीटर का माइलेज देती है। कितना? 250 से लेकर के 300 किलोमीटर का माइलेज यह देती है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि भारतीय सेना को जो पहली हाइड्रोजन बस मिली है उसमें 30 किलोग्राम अगर हाइड्रोजन फ्यूल को भरा जाएगा तो उसमें 250 से 300 किलोमीटर का एवरेज आएगा। ठीक है, माइलेज आएगा। और देखिए, यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा भारतीय सेना को सौंपी गई है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब आज का 7वां प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की दूसरी बैठक 2024 कहां आयोजित हुई है? किसके किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की जो दूसरी बैठक है 2024 कहां आयोजित की गई है? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है मेलबर्न में, ऑप्शन सी है सिडनी में और ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए। तो देखिए, ये बैठक कहां संपन्न हुई है? तो यह संपन्न हुई है सिडनी में। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद क्या है? ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की स्थापना कहां हुई थी, कब हुई थी? देखिए, ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2011 में। कब हुई थी? वर्ष 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी, इसका जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई थी यह गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और जो दूसरी बैठक है ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की, वह दूसरी बैठक कहां हुई है? दूसरी बैठक हुई है हाल ही में सिडनी में हुई है। सिडनी में हुई है। ठीक है, और जो तीसरी बैठक है इसको कहां आयोजित करने का फैसला लिया गया है? तीसरी बैठक कहां आयोजित होगी? तो यह आयोजित होगी नई दिल्ली में। ठीक है ना, तीसरी बैठक कहां? नई दिल्ली में। तीसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। ठीक है, अभी हुई नहीं है। तीसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की जो दूसरी बैठक है वह सिडनी में हुई है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। भारत की तरफ से इसमें कौन गया था? इसकी अगुवाई किसने की थी? तो भारत की तरफ से कौन गया था? भारत की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें हिस्सा लिया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें हिस्सा लिया था, इस बात को याद रखिएगा। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो भारत की तरफ से कौन गया था यहाँ हिस्सा लेने? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें हिस्सा लिया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सांसद जेसन क्लेयर और कौशल प्रशिक्षण मंत्री एंड्रयू जाइल्स गए थे। आपको इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ भारत की तरफ से याद रखिए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, किस देश में विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन सेट्रो 1.0 बनाई है? ठीक है ना, किस देश ने विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है जिसका नाम है सेट्रो 1? उसका किस देश ने बनाई है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है फ्रांस। अब देखिए, एक प्रश्न इसमें ऐसे बन सकता है कि विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का नाम क्या है? तो वह नाम क्या है? सेट्रो 1.0। ठीक है, या 1.0 कह सकते हैं। तो विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का नाम है सेट्रो 1.0। ठीक है ना, और यह किस देश ने बनाई है? तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो जल्दी से बताइए कि सेट्रो का निर्माण किसने किया है? ठीक है, तो जल्दी से बताएं। तो देखिए, सेट्रो का निर्माण किया है चाइना ने। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है,
चाइना ने विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन सेट्रो 1.0 बनाई है, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। और इसका अनावरण कर दिया गया है हाल ही में, कब? जुलाई 2024 में इसका अनावरण किया गया है, ठीक है ना, जुलाई 2024 में अनावरण किया गया है इसका, ठीक है। और इसकी जो हाई स्पीड है वो कितनी है, इसकी अधिकतम गति कितनी है? कार्बन फाइबर ट्रेन है तो इसकी अधिकतम गति कितनी है? इसकी अधिकतम गति है, अधिकतम गति कितनी है? 87 मील। कितनी है? 87 मील, या इसे कह सकते हैं 140 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। जो विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है सेट्रो 1.0, ठीक है ना, तो यह चीन ने बनाई है और इसकी अधिकतम गति है 87 मील या 140 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और यह चीन के किंगदाओ शहर में चलती है। कहाँ? किंगदाओ शहर, याद रखिएगा कहाँ? किंगदाओ शहर में, ठीक है। अब चलिए आज का नवा प्रश्न देख लेते हैं। आज का नवा प्रश्न है, हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 कहाँ आयोजित हुई? ठीक है, तो हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए है लंदन में, ऑप्शन बी है वियना में, ऑप्शन सी है जिनेवा में और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क में। तो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन हुआ वो कहाँ किया गया? जिनेवा में, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 का जो आयोजन हुआ वो जिनेवा में हुआ और इसका आयोजन किसने किया था? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, ठीक है ना। और इसका जो मुख्य विषय था, यह भी याद रखिए, मुख्य विषय क्या था इसका? इसका मुख्य विषय था ऑल फॉर हेल्थ, ठीक है, ऑल फॉर हेल्थ और हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। तो ऑल फॉर हेल्थ और हेल्थ फॉर ऑल, ये इसका मुख्य विषय था, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब यहाँ 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी तो वहां पर भारत ने, यहीं पे कहा? जिनेवा में भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य पे, किस पे? डिजिटल स्वास्थ्य, भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य, भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य के लिए जो है एक अलग से कार्यक्रम आयोजित किया। भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य के लिए एक अलग कार्यक्रम आयोजित किया था। क्या किया था? एक अलग कार्यक्रम का आयोजन किया था। किसने किया था? भारत ने किया था, ठीक है ना, आयोजन किया था। और इस आयोजन में डिजिटल स्वास्थ्य के लिए जो अलग कार्यक्रम भारत ने आयोजित किया था, इस आयोजन में क्वाड देशों ने हिस्सा लिया था, ठीक है ना, क्वाड देशों ने हिस्सा लिया था। और ये क्वाड देश कौन थे? क्वाड देश कौन कौन से हैं बताइए? क्वाड देश हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है ना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, ठीक है। चौथा कौन सा है? भारत। ये 4 देश ही क्वाड देशों में आते हैं। तो जो भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य के लिए एक अलग कार्यक्रम का आयोजन किया, कहाँ किया? जिनेवा में किया और उसमें क्वाड देशों ने हिस्सा लिया था। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। 10वां प्रश्न है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है? अब आपको बताना है कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बना। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है बेलारूस, ऑप्शन सी अल्जीरिया और ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। तो बताइए कौन सा देश एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो जल्दी अपने आंसर दीजिए। तो देखिए बेलारूस जो है यह एससीओ का यानी संघाई सहयोग संगठन का, किसका? संघाई सहयोग संगठन का यानी एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। कौन बना है? बेलारूस बना है, ठीक है ना। अब देखिए जो एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 24वीं बैठक हुई, कितनी बैठक हुई? 24वीं बैठक हुई। और ये बैठक जो है कहाँ हुई? यह अस्ताना कजाकिस्तान में हुई। कहाँ हुई? अस्ताना में हुई। अस्ताना में, ये कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में, ठीक है ना, कजाकिस्तान में अस्ताना स्थित है। और अस्ताना में यह 24वीं बैठक हुई, यहीं पे बेलारूस को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए एससीओ का ये 10वां पूर्ण सदस्य, ये याद रखिएगा, ठीक है, यानी संघाई सहयोग संगठन के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। तो बताइए पहले के जो 9 सदस्य हैं उनके नाम जरूर आप याद रखिए, क्योंकि वहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन से देश उसमें शामिल है। एक है कजाकिस्तान,
यह संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य है। फिर है चीन है, चीन के बाद कौन सा है, किर्गिजिस्तान है, किर्गिजिस्तान है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आ जाता है, रूसी संघ भी इसका हिस्सा है, किसका, एससीओ का हिस्सा रूसी संघ भी है। और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है ताजिकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, उज्बेकिस्तान है। ताजिकिस्तान के बाद कौन सा है, उज्बेकिस्तान भी इसका हिस्सा है, ठीक है ना, एससीओ का मेंबर है। मुख्य बात है भारत और पाकिस्तान भी इसके मेंबर हैं, ठीक है, पूर्ण सदस्य हैं, भारत और पाकिस्तान हो गया, साथ ही ईरान, और अब अंततः कौन जुड़ गया है, बेलारूस, ठीक है, बेलारूस। इस प्रकार जो है कुल 10 सदस्य, 10 पूर्ण सदस्य इसके संघाई सहयोग संगठन के यानी एससीओ के 10 पूर्ण सदस्य हो गए, ठीक है ना। तो 10 पूर्ण सदस्यों के नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जैसे कजाकिस्तान, चीन, किर्गिजिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। इस प्रकार से 10 सदस्य हैं जो संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य हैं, ठीक है ना। अब चलिए अगला देखते हैं, आज का 11वां प्रश्न क्या है। 11वां प्रश्न है, छठा भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद 2024 कहां आयोजित किया गया। आपको बताना है कि छठा भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद 2024 का आयोजन कहां किया गया। तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी है वाशिंगटन डीसी में। तो छठा भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद 2024 का आयोजन कहां किया गया है, जल्दी से इसके आंसर बताइए आप। अब देखिए छठे भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद का जो आयोजन है वो कहां किया गया है, वह किया गया है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, छठे भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद 2024 का जो आयोजन है वह वाशिंगटन डीसी में किया गया है और यह अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा, अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा, अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ठीक है ना। तो यह याद रखिएगा, छठा भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद, ठीक है। तो अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और भारत के जो है, भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल, ये भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, ठीक है। और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हैं कौन, वह रायमेंडो, क्या नाम है, रायमेंडो। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री कौन है, रायमेंडो, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों ने इसकी सह अध्यक्षता की है, पीयूष गोयल और रायमेंडो ने इसकी सह अध्यक्षता की है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना, सह अध्यक्षता की है, ठीक है ना। तो छठा भारत अमेरिका वाणिज्य संवाद 2024 का आयोजन वाशिंगटन डीसी में किया गया अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा और भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री जीना रायमेंडो, इन्हें रायमेंडो ही याद रखिए, इन्होंने इसकी सह अध्यक्षता भी की है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, किस वैश्विक संगठन ने स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण उपकरण का शुभारंभ किया है। किस वैश्विक संगठन ने स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण उपकरण, ठीक है, किस वैश्विक संगठन ने स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण उपकरण का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन ए है WHO, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है WTO और ऑप्शन डी है ब्रिक्स। तो किसने स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण उपकरण का शुभारंभ किया है, आपको यह बताना है, तो जल्दी से अपने आंसर बताएं। तो देखिए स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण उपकरण का शुभारंभ किसने किया है, WHO ने किया है, ठीक है ना। इसे याद रखिएगा, सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण उपकरण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, WHO के द्वारा किया गया है, ठीक है। मूलतः अफ्रीका की सहायता के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी आप इसे याद रखिएगा, स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण उपकरण का शुभारंभ WHO द्वारा किया गया है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 13वां प्रश्न पे। 13वां प्रश्न है, सितंबर 2024 में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 कहां आयोजित हुई। आपको बताना है कि सितंबर 2024 में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 कहां आयोजित हुई। तो ऑप्शन ए है मनीला में, ऑप्शन बी है लंदन में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क में। तो बताइए सितंबर 2024 में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वह कहां आयोजित हुई, जल्दी से आप अपने आंसर हमें बताएं। तो ये कहां हुई बैठक, यह बैठक हुई न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। सितंबर 2024 में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है, तो यह न्यूयॉर्क में आयोजित की गई है, डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखते हैं, आज का हमारा 14वां प्रश्न है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी, ठीक है। आपको बताना है कि भारत की पहली एकीकृत
कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन ए है विशाखापत्तनम बंदरगाह, ऑप्शन बी है पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और ऑप्शन डी है चेन्नई बंदरगाह। तो आपको बताना है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए। तो देखिए, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा की शुरुआत जो है स्थापना जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर की जाएगी, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है ना। अब देखिए, भारत की जो पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा है यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी और यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए, करंट अफेयर्स में बहुत कुछ बताने के लिए नहीं होता है, इसीलिए इसको एक क्लिक में अगर आपको समझ में आ गया तो इसे याद करिए और आगे बढ़िए। तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी, ठीक है ना। अब यह कितने एरिया में है? अब देखिए, ये कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है, मुंबई में स्थित है। दूसरी चीज, ये कितने एरिया में बनेगी और इसमें कितनी लागत है? तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको फिर बहुत रटना पड़ेगा, उतने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिए कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। और एक चीज और, हाँ, आयोग की बदमाशी को देखते हुए मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ। इसकी जो पूरी एरिया है वो 67,422 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यह स्थापित की जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस पे 284 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ठीक है ना, करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थापित की जाएगी, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। आज का 15वां प्रश्न है, ब्रिक्स समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ? आपको बताना है कि ब्रिक्स समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का जो सम्मेलन है वो कहां आयोजित हुआ? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है चीन। तो ब्रिक्स समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? इसका जवाब आप जल्दी से दीजिए, ठीक है। तो देखिए, ब्रिक्स समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का जो सम्मेलन हुआ वो कहां हुआ था? वह हुआ था रूस में, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही है। अब देखिए, आपको एक जिम्मेदारी मैं दे रहा हूं, आप बताइए कि ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्रिक्स के सदस्य देश, ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? आप इसे नोट करके बताइए, ठीक है ना। कौन कौन ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन है? यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए हमने यह आपको जिम्मेदारी दी है कि आप इसे सर्च करिए, क्योंकि सर्च करने के दौरान आपको इसके देशों का नाम याद हो जाएगा, इसीलिए मैंने पूछा है। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो थोड़ा हमें भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ब्रिक्स के सदस्य देशों का नाम बताइएगा। ब्रिक्स समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का जो सम्मेलन 2024 में आयोजित हुआ वो कहाँ हुआ? रूस में हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। एक चीज और है, जो रूस में एक चीज और है कि जैसे रूस और यूक्रेन का इस समय युद्ध हो रहा है, तो अगर रशिया में कोई भी सम्मेलन होता है और कुछ देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो यह एक चर्चा का विषय है, हाईलाइट रहने वाली बात है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, चर्चा का विषय है ये। और रूस में क्या हुआ? ब्रिक्स समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन हुआ है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 16वां, देखिए इसमें बी ऑप्शन सही है, रसिया सही है, ठीक है ना। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में किसने आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा के लिए आंतरिक समिति गठित की है? आपको बताना है कि अक्टूबर 2024 में किसने आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा के लिए आंतरिक समिति गठित की है? तो ऑप्शन ए है सीबीडीटी, ऑप्शन बी है सीबीआई, ऑप्शन सी है ईडी और ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो अक्टूबर 2024 में किसने आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब देखिए, आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा के लिए जो आंतरिक समिति गठित हुई है उसका गठन किसने किया है? सीबीडीटी ने किया है। तो ये ऑप्शन सही है। अक्टूबर 2024 में आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा के लिए जो आंतरिक समिति गठित हुई है उसका गठन किया है सीबीडीटी ने, ठीक है ना। सीबीडीटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यह सीबीडीटी का फुल फॉर्म है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी का फुल फॉर्म है। और अक्टूबर 2024 में आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा के लिए इसने एक आंतरिक समिति का गठन किया है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। आज का हमारा 17वां प्रश्न है,
ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? आपको बताना है कि ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो जल्दी से बताइए कि ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, ई गवर्नेंस पर 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का जो आयोजन हुआ वह मुंबई में हुआ, ठीक है ना। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, किसमें हुआ? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है ना। ई गवर्नेंस पर जो 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। और यह कब हुआ था? यह हुआ था सितंबर 2024 में। कब हुआ था? सितंबर 2024 में, ठीक है ना। तो सितंबर 2024 में ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। अब इस सम्मेलन का जो विषय था वह क्या था? विषय की भी चर्चा कर लेते हैं। इसका विषय था विकसित भारत। क्या था इसका विषय? इसका विषय था विकसित भारत, सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा वितरण। क्या था? सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा वितरण, ठीक है ना। तो जो 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पे 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ मुंबई में, उसका जो विषय था वह क्या था? विषय था विकसित भारत, सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा वितरण, ठीक है ना। तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए आज का 18वां प्रश्न देखते हैं। आज का 18वां प्रश्न है, 21वीं पशुधन गणना में शामिल कुल पशुधन प्रजातियों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कितनी प्रजातियां हैं पशुओं की जिनकी 21वीं पशुधन गणना में गणना की जानी है। तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 20। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए कि कितने पशुओं की प्रजातियां हैं जिनकी गणना 21वीं पशुधन गणना में की जाने वाली है। जल्दी से बताएं। अब देखिए, जो 21वीं पशुधन गणना हो रही है, इसमें जो पशुधन प्रजातियां हैं जिनकी गणना की जा रही है, कुल 16 प्रजातियों की गणना की जा रही है, ठीक है ना। प्रजातियों का मतलब क्या है? बकरी है, गाय है, भैंस है, ऐसे ही अलग अलग 16 प्रकार की प्रजातियों की गणना 21वीं पशुधन गणना में की जा रही है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पशुधन गणना की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो भारत में पशुधन गणना की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1919 में, ठीक है। भारत में सबसे पहले जो पशुधन गणना हुई थी वो कब हुई थी? 1919 में पशुधन गणना हुई थी, ठीक है ना। और तब से लेकर आज तक पशुधन गणना का आयोजन किया जा रहा है और प्रत्येक 5 वर्ष पर इसकी गणना होती है। प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुओं की गणना होती है, ठीक है ना। हर 5वें साल पशुओं की गणना की जाती है और पशुओं की जनगणना के पीछे का उद्देश्य ये है कि पशुओं के लिए मतलब उनकी जानकारी एकत्र करना और उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना, ठीक है। अब देखिए, इसमें 16 प्रकार के जो पशुधन है वो शामिल हैं। मैं आपको एक लाइन से बता देता हूं। जैसे मवेशी हैं, भैंस, गौवंशी पशु, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा, टट्टू, खच्चर, गधा, कुत्ता, खरगोश और हाथी की गणना हो रही है। साथ ही पोल्ट्री पक्षी में मुर्गी, बत्तख, टर्की, गीज, बटेर, गिनी मुर्गी, शुतुरमुर्ग और एमू आदि की भी गणना की जा रही है, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि कुल 16 प्रकार के पशुधन प्रजातियों की गणना की जा रही है 21वीं पशुधन गणना में, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं, अगला 19वां प्रश्न है। 19 नवंबर 2024 में कौन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बने हैं? तो देखिए, अभी हमने ऊपर ही सौर गठबंधन से संबंधित एक प्रश्न को पढ़ा था। अब उससे संबंधित ये दूसरा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए है अजय माथुर, ऑप्शन बी है ए के त्रिपाठी, ऑप्शन सी है गुरदीप सिंह और ऑप्शन डी है आशीष खन्ना। तो जल्दी से बताइए कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन या ISA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए, नवंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो नए महानिदेशक बने हैं वह बने हैं आशीष खन्ना, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। और इन्होंने आशीष माथुर का स्थान लिया है। यह जो है रिटायर्ड हुए हैं, ठीक है ना। अजय माथुर का स्थान लिया है। अजय माथुर जी रिटायर हुए हैं और आशीष खन्ना जी नियुक्त हुए हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बने हैं आशीष खन्ना, ठीक है ना। अगला देखते हैं,
आज का 20वां और आखिरी प्रश्न है, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आपको बताना है कि फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है चीन। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब जीता है उत्तर कोरिया ने, ठीक है ना। तो यह उत्तर कोरिया क्या है? यह है विजेता, ठीक है, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप का। और उप विजेता कौन है? तो यह जापान है उप विजेता, यह भी याद रखिएगा। जापान कौन है? उप विजेता है। और उत्तर कोरिया है विजेता, ठीक है। यानी उत्तर कोरिया ने जापान को हराकर फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप का खिताब जीता है। जबकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका को तीसरा स्थान मिला है, यह भी याद रखिएगा। तीसरा स्थान किसे मिला है? संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, और एक चीज और, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप का जो आयोजन हुआ वह कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ, मेजबान देश कौन था? आयोजन हुआ कोलंबिया में, ठीक है ना। यह भी याद रखिएगा, आयोजन कहाँ हुआ? कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप का, ठीक है ना। आयोजन कोलंबिया में किया गया। विजेता है उत्तर कोरिया और उप विजेता है जापान और तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्राप्त किया, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां से जाकर आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। और हाँ, जाते जाते अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।